हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की 10 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के गुमला में 2 अलग अलग दर्दनाक घटनाओं ने पूरी इलाके को दहला दिया है। पुआल के ढेर में लगी आग की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। पहली घटना कमांडरा थाना क्षेत्र के सरिता गांव में हुई है, जहां 1.5 वर्षीय नमन लोगन पुआल में खेलते खेलते अचानक लगी आग की चपेट में आ गया। बताया गया है कि नमन पुआल के ढेर में लेटा था। पास में कुछ अन्य बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चे ने माचिस जलाई और अनजाने में पुआल में आग लगा दी। आग फैलते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन नमन निकल नहीं सका और आग की लपेटों में घिर गया। ग्रामीणों ने आग बुझाई और घायल नमन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह 90% झुलस चुका था। गुमला सदर अस्पताल से उसे रिम्स रांची रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। दूसरी घटना पालकोट थाना क्षेत्र के बिलिंगबीरा गांव से सामने आई है। यहां 1 साल 9 माह की शोभा कुमारी पुआल के ढेर के पास खेल रही थी। शोभा की मां शारदा देवी मड़वा काटने खेत गई थी। घर के पास मौजूद बच्चे खेलते समय पुआल में आग लगा बैठे। देखते ही देखते आग फैल गई। शोभा उसकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक शोभा पूरी तरह झुलस चुकी थी। उसे भी गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने तुरंत रिम्स रेफर कर दिया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। 2 मासूम की मौत से गांव में मातम। एक ही दिन हुए इन 2 घटनाओं के बाद सरिता और बिलिंगबीरा गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मासूमों की मौत से ग्रामीण भी सदमे में है। दोनों मामले में लापरवाही और आग के प्रति जागरूकता की कमी को वजह माना जा रहा है। पुआल के ढेर के पास बच्चों का खेलना ग्रामीणों इलाकों में सामान्य बात है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा है, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची के बीच के केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। बेंच ने कहा है, अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ तो यह वजह इसी के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर वकील कपिल सिब्बल की बातें। एसआईआर से लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर असर पड़ सकता है। अनपढ़ और आम लोगों पर फॉर्म भरने का बोझ बढ़ जाता है, जो असंवैधानिक है। फॉर्म 6 में स्वयं घोषणा को ही नागरिकता का प्रमाण माना गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। आधार निवास का प्रमाण देता है, इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा डेटा इकट्ठा करना मुश्किल है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बोगाम में एसआईआर के खिलाफ रैली निकाली है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी उन्हें राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकती है। ईसी अब निष्पक्ष नहीं रहा है, यह बीजेपी कमीशन बन गई है। उन्होंने ये बात कही है। देश की मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया 38 वर्षीय ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में मंगलवार शाम आत्महत्या कर ली है। पुलिस के अनुसार दीप्ति का शव ड्रेसिंग रूम के पंखे से लटका हुआ मिला है। दीप्ति का शव सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने देखा है। हरप्रीत उन्हें लेकर अस्पताल गए, जहां दीप्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने डायरी में लिखा है, अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन होता बेटे को मां का आशीर्वाद। पुलिस के मुताबिक दीप्ति और उनके पति अलग अलग घरों में रहते थे। दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है।
बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादियां की है। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्टर से, उसके साथ भी हरप्रीत की एक बेटी है। राजस्थान के कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक अजगर ने पावर प्लांट के एक कर्मचारी पर हमला कर दिया है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अजगर ने कर्मचारी का पैर काफ़ी देर तक पकड़ रखा है। इस दौरान कर्मचारी मदद के लिए चिल्लाता रहा। बाद में कर्मचारियों ने अजगर को लाठियों से पीटा और कर्मचारी को उसके चंगुल से छुड़ाया। इस घटना से पावर प्लांट के कर्मचारियों में काफ़ी गुस्सा है। कर्मचारी का पैर पैरालाइज्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को सुपर थर्मल पावर प्लांट के पंप हाउस में एक अजगर ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नंदू सिंह पर हमला कर दिया। अजगर ने कर्मचारी का पैर पकड़ लिया और करीब 10 मिनट तक उसे पकड़े रहा। किस्मत से पावर प्लांट के दूसरे कर्मचारी ने अजगर को लाठियों से पीटकर अजगर के चंगुल से छुड़वाया और वह बच गया। हालांकि उसे मामूली चोट आई है और उसे इलाज के लिए MBS हॉस्पिटल ले जाया गया है। पंप हाउस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नंदू सिंह के मुताबिक वह 2 थर्मल वर्करों के साथ प्लांट में रॉ वाटर पाइपलाइन का इंस्पेक्शन करने गया था। उन्होंने पाइपलाइन के पास बैठे अजगर को नहीं देखा। अचानक अजगर ने हमला कर दिया और उसका पैर पकड़ लिया। मजदूर के साथ मौजूद अधिकारी घबरा गए, चिल्लाए और दूसरे मजदूर को भी बुलाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार और उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जानकारी दी है कि परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2025 में हुई थी, जिसमें अलग अलग बैच के छात्र शामिल हुए थे। नतीजे बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। छात्र वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस परीक्षा में 2022 से 2026 बैच तक के छात्र शामिल थे, जिनमें प्रेस और री-एपियर दोनों ही छात्र शामिल थे। इसके साथ ही 2020, 2022 और 2021-2023 बैच के छात्रों को भी मर्सी चांस दिया गया था। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। ईडी के समन अवमानना मामले में MP MLA कोर्ट से मिली व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट को चुनौती देने पर अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अब CM को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अदालत में जस्टिस AK चौधरी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए कहा है कि पहले पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अब हेमंत सोरेन को 28 नवंबर को MP MLA कोर्ट में पेश होना होगा, जिससे इस मामले की अगली तारीख के रूप में तय किया गया है। इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को निचली अदालत ने CM को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत देते हुए उन्हें छूट प्रदान की थी। ईडी का समन की अवमानना का आरोप है कि ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ समन अवमानना का आरोप लगते हुए निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज की गई थी। ईडी का आरोप था कि समन जारी होने के बावजूद CM उपस्थित नहीं हुए, जबकि मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी। इन्हीं आरोपों के आधार पर MP MLA कोर्ट से CM के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद CM ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। CM की ओर से कहा गया था कि ईडी द्वारा की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलनी चाहिए। वहीं ईडी की ओर से अधिकारियों अमित कुमार सहित कई अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले में छूट उचित नहीं है, क्योंकि यह समन अवमानना का गंभीर मामला है। अब हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए छूट निरस्त कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। झारखंड के हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। इस कार्रवाई की जानकारी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद नेदी SP अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पेलावल OP क्षेत्र स्थित छड़वा डैम के पास किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस
पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छड़वा डैम के पास से मौसम अंसारी उर्फ गोलू और अविकास मलिक उर्फ अरबाज को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। झारखंड सरकार राज्य की करीब 4 करोड़ की आबादी को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवारिक कल्याण विभाग के राज्य के सभी 24 जिलों में अबुआ स्वास्थ्य दवाखाना खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है। ये दवाखाने राज्य भर के 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों आयुष में संचालित होंगे। यह पहली बार होगा जब राज्य में एकीकृत मॉडल लागू करते हुए एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धता पद्धति की दवाई एक ही स्थान पर मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। अभी एलोपैथिक और आयुष दवाओं के लिए अलग अलग वितरण केंद्र है। इसके कारण मरीजों को कई बार दवा उपलब्ध में परेशानी होती है और सभी दवाइयाँ चुनने में भी समस्या आती है। सरकार का मानना है कि नया मॉडल मरीजों को एक ही केंद्र पर सभी विकल्प उपलब्ध कराएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इलाज की प्रक्रिया सरल होगी। अबुआ दवाखाना को राज्य स्तर पर तैयार किए गए मॉडल फार्मेसी आउटलेट के अनुरूप डिज़ाइन किया जाएगा। दवा आपूर्ति और वितरण प्रणाली तकनीकी आधारित, पारदर्शी और उत्तरदायी होगी ताकि किसी भी स्तर पर उपलब्ध की समस्या न हो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा विंटर सेशन के पहले सदन के भीतर व बाहर तपिश देखने को मिली है। विपक्ष पंचायत चुनाव में देरी पर चर्चा के लिए सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया है, जबकि कांग्रेस विधायकों ने बेटी बचाओ भाजपा भगाओ नारे के साथ विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने रेपिस्ट एमएलए से इस्तीफे की मांग की है। राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा है भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठाया है, कानून व्यवस्था तो उन्होंने बीजेपी विधायकों की ही बिगाड़ रखी है। उन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी के अनेक लोग यौन शोषण के आरोप से घिरे हैं। बीजेपी के अनेक अधिकारी यौन शोषण के आरोप से घिरे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और रेपिस्ट विधायक से इस्तीफे की मांग की है। हरियाणा के पंचकुला में व्यापारी के साथ परिचित नहीं 10 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन खातों की जांच चल रही है जिसमें रकम ट्रांसफर हुए हैं। पंचकुला के सेक्टर 25 की केंद्र विहार सोसाइटी निवासी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उसका चंडीगढ़ मोटर मार्केट में ट्रांसपोर्ट का काम है। उसके पास सुनील शर्मा नामक व्यक्ति करीब 10 साल से आ रहा था। उन्होंने बताया कि वह सार वेब सॉल्यूशन कंपनी में बतौर सेल्स डायरेक्टर काम करता है। कंपनी ने एक स्कैनिंग प्रोजेक्ट अमेरिका से लिया है। हम इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को स्कैनिंग करने का प्रोजेक्ट दे रहे हैं। मैंने उसके कहे अनुसार जमानत की राशि जमा करवाई। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 2,33,301 रुपये मिल गए। अगला प्रोजेक्ट मुझे दिया गया तो उसके लिए भी इसी प्रकार जमानत राशि ली गई। इसी प्रकार से उन्होंने मेरे साथ 10 लाख रुपये का फ्रॉड कर दिया। राजस्थान के 7 जिलों में बारिश के आसार। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में मौसम बदलेगा। माउंट आबू से ज़्यादा ठंडा हुआ शिखर। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई है। शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान गिरावट 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बुधवार को शिखर और फतेहपुर 2.9 डिग्री सेल्सियस में, हिल स्टेशन माउंट आबू 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा सर्दी रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज गुरुवार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में बादल छाने की संभावना जताई है। पहली बार देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के डीसीपी और आईजी देश की इंटरनल सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, जिसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मीटिंग की जगह सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ को चुना है। सभी राज्य अपने मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर रिपोर्ट पेश करेगी। 2014 से अब तक अलग अलग राज्यों में 10 मीटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में डीसीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की यह 11वीं मीटिंग है। कल यानी 28 से
30 नवंबर तक स्ट्रैटेजी तय की जाएगी।